गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं? करंट को मेजर करने के लिए एमीटर है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर। एनर्जी को मेजर करने के लिए एनर्जी मीटर है, और पावर को मेजर करने के लिए हमारे पास वाट मीटर है। वाट मीटर, वाट किसकी यूनिट थी बच्चों? याद करें, वाट पावर की यूनिट थी, वाट इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट थी। तो जितने ये मीटर हैं हमारे, एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये हम कनेक्ट कैसे करते हैं किसी सर्किट में? इसको बच्चों कनेक्ट करने की एक टोपोलॉजी होती है। किसी भी सर्किट में इसको कनेक्ट करने की एक टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी मतलब एक फिक्स पोजीशन होती है किसी सर्किट में ये कनेक्ट करने की। तो वो हम जानेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं इसको किसी सर्किट में। प्रैक्टिकल क्या है? धारा, वोल्टता, पावर एवं ऊर्जा का एसी और डीसी परिपथ में मापन। कैसे मापन करेंगे? तो बच्चों देखिए, जितने भी आपके डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मूविंग कॉइल होते हैं, मूविंग कॉइल। और आपके एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होंगे। ये आप इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो बस अभी के लिए आप इतनी जानकारी रखिए, मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल डीसी और एसी के लिए। बाकी कनेक्ट करने का जो मेथड है दोनों का, एसी कंपोनेंट एसी एमीटर और डीसी एमीटर, एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, दोनों का सेम है। ठीक है बच्चों? धारा, वोल्टता, पावर एवं ऊर्जा का एसी और डीसी परिपथ में मापन। ठीक है बच्चों? तो अब क्या देखेंगे हम? एक एग्जाम्पल से देखेंगे बच्चों। जैसे कि ये हमारा दे रखा है एक सिंपल सर्किट। ये एक सिंपल सर्किट दे रखा है जिसमें क्या क्या कनेक्टेड है? एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये है ऑटो ट्रांसफॉर्मर जिसको कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर को मूव कर रहे हैं वेरिएक से। ये रहा वोल्ट मीटर, ये रहा मीटर, और एक लैंप ले रखा है, इनकांडेसेंट लैंप। जो सिंपल लैंप होता है बच्चों घर में, वो इनकांडेसेंट लैंप है। देखिए बच्चों, इसकी रेटिंग क्या है? 200 वाट, 250 वोल्ट का लैंप है मैक्सिमम रेटिंग। 0 से 5 एम्पियर की रेटिंग है एमीटर की। वोल्ट मीटर की 0 से 300 वोल्ट। और हमारा वेरिएक है 0 से 230 वोल्ट वेरिएक। वेरिएक बच्चों सिंपल ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें कि एक कोर रहती है और कोर में कॉइल, तार लपेटा रहता है। प्राइमरी सेकेंडरी एक ही कॉइल रहती है जिसमें जो कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का काम करती है, और एक सिंपल कोर रहती है। ठीक है बच्चों? तो ये रहा आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये है कॉन्ट्रैक्टर स्विच आपका, एमसीबी टाइप का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर टाइप का। इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए, ये मेन एक्सपेरिमेंट है, अरेंजमेंट है किसी भी एलिमेंट का रेजिस्टेंस मेजर करने का। जैसे कि टेबल बनाई गई है वोल्टेज, एमीटर, और दोनों का रेशियो ले लिया है वोल्टेज और एम्पियर का, V/I R। ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, उसी का यहाँ पे प्रैक्टिकल है। ठीक है बच्चों? अब देखेंगे वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया है।
वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है इसने पावर सप्लाई के पैरेलल में। ये आपकी पावर सप्लाई हो गई, ये पावर सप्लाई है, इसके पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल में कनेक्ट किया है तो करंट हमेशा आपकी पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। जो इनपुट का वोल्टेज है वही वोल्टेज आपको वोल्ट मीटर के अक्रॉस मिलेगा, वही वोल्टेज आपको वोल्ट मीटर के अक्रॉस रहेगा। और जो लोड में करंट जा रही है और वोल्ट मीटर में जो करंट जा रही है वो हमेशा डिफरेंस होगी। और वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट होता है। आरवी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आरवी आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट होना चाहिए, ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा सोर्स के अक्रॉस पैरेलल में लगाते हैं। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा, बहुत कम होगा, इनफाइनाइट की जगह बहुत कम होगा, तो क्या होगा? तो यहाँ यही आपका इक्विपमेंट जो है, ये ह्यूज जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यही आपका ह्यूज करंट ड्रॉ करने लगेगा, क्योंकि I = V/R है। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और रेजिस्टेंस आपका बहुत कम है वैल्यू, तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये लैंप है, ये 1 एम्पियर करंट ले रहा है, और जो आपने वोल्टेज मेजर करने के लिए डिवाइस लगाई है, ये कितने एम्पियर करंट ले रही है? ये 2 एम्पियर की करंट ले रही है। तो आपका क्या होगा? ये आपका मेजरिंग इक्विपमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, ये खुद ही आपका एनर्जी कंज्यूम करे ले रहा है। मतलब आप 1 किलोवाट की एनर्जी, 1 वाट एनर्जी मेजर करने के लिए 4 वाट आप खर्च कर रहे हैं। ये मतलब हुआ। अगर आपका रेजिस्टेंस जो है, अगर आपका रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ये कम हुआ तो ठीक है बच्चों, ये प्रॉब्लम होगी। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए। RV शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। करंट 0 हो जाएगी, मतलब ये एज ए ओपन सर्किट काम करेगा, एज ए ओपन सर्किट काम करेगा। अब जो एमीटर है आपका सॉरी, जो एमीटर है आपका, एमीटर आपका हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में मतलब सोर्स लोड के सीरीज में। लोड में जितनी करंट जाएगी, आपकी लोड जितनी करंट कंज्यूम करेगा, सेम करंट आपकी एमीटर के अक्रॉस आनी चाहिए। सेम करंट आपकी एमीटर के अक्रॉस आनी चाहिए। और साथ ही एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, आर एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आइडियली आपका 0 होना चाहिए। एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली 0 होना चाहिए। एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली 0 होना चाहिए। एमीटर का रेजिस्टेंस अगर 0 होगा तब क्या होगा, पहले ये देखते हैं। एमीटर का करंट 0 हुआ अगर, तो ये एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगा। शॉर्ट सर्किट काम करेगा तो जो लोड में करंट जा रही है और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो वही वोल्टेज ड्रॉप आपका सोर्स के अक्रॉस, मतलब कि आप जितना लोड को वोल्टेज सप्लाई करना चाह रहे थे उतना ही सप्लाई जा रहा है लोड में वोल्टेज। कोई भी वोल्टेज ड्रॉप आपका एमीटर के अक्रॉस नहीं हुआ है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? V = I × RI। जब RI आपका 0 है तो आपका वोल्टेज ड्रॉप भी 0 होगा अक्रॉस एमीटर। अब मान लेते हैं उल्टा कंडीशन, अगर एमीटर का आपका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मान लेते हैं ज़्यादा है, ये 100 ओम मान लेते हैं, और लोड करंट ड्रॉ कर रहा है 1 एम्पियर, लोड का इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट है, ये मान लेते हैं, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एमीटर कितना हुआ? 100 × 1, क्योंकि V = I × R। V = I × R, तो आपका वोल्टेज हुआ 100 वोल्ट। 100 वोल्ट आपका ड्रॉप हो गया है, आपने 230 वोल्ट दिया, आपका 100 वोल्ट ड्रॉप हो गया है अक्रॉस एमीटर। तो आपका लोड के अक्रॉस कितना मिला?
लोड के अक्रॉस आपको केवल मिला 130 वोल्ट। तो आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया करंट मेजर करने के लिए, पर ये आपको लोड को फुल वोल्टेज दे ही नहीं पा रहा है, तो ये मेजर आपका गलत करेगा। मतलब कि जो मेजर करेगा वो आपका लोड वोल्टेज 130 वोल्ट के अकॉर्डिंग मेजर करेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका फुल लोड करंट आ ही नहीं पाएगी, लोड में फुल लोड करंट आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग आपकी 130 वोल्टेज सप्लाइड टू लोड 130 वोल्ट हो गया 230 के जगह पे। ठीक है बच्चों, तो एमीटर आपका जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जितना हो सके उतना जीरो के नियर अबाउट होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा आइडियली इनफाइनाइट और बहुत अधिक क्लोज टू इनफाइनाइट होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मेजरिंग जो हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटीज, वो जितनी ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सके, इस कारण से। ठीक है बच्चों, तो वोल्ट मीटर को हमेशा कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, सोर्स के पैरेलल में। एमीटर को कनेक्ट करेंगे हमेशा सीरीज में लोड के साथ, सीरीज में लोड के साथ। मतलब करंट ड्रॉन बाय लोड एंड एमीटर शुड बी सेम, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एमीटर शुड बी जीरो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर शुड बी, करंट ड्रॉन बाय वोल्ट मीटर शुड बी जीरो। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये रहा अरेंजमेंट एमीटर और वोल्ट मीटर का। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं वॉट मीटर या एनर्जी वॉट मीटर की। वॉट मीटर के बाद हम एनर्जी मीटर की बात करेंगे। तो विद्युत शक्ति मापन वॉट मीटर। तो बच्चों पहले तो आप समझ लीजिए, पावर एक तो डीसी पावर होगी, डीसी पावर, और एक होगी एसी पावर। जब आप डीसी सप्लाई देंगे इक्विपमेंट को, तो सिंपल आपका पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल V इंटू आई, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू V इंटू आई। पर जब आप एसी सिग्नल देते हैं, जब एसी इनपुट देते हैं, तो आपका लैग वोल्टेज करंट लैग के कारण वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस के कारण पावर आपकी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक आपका टोटल अपरेंट पावर, दूसरा एक्टिव पावर, तीसरा रिएक्टिव पावर। जो अपरेंट पावर है वो आपका फेजर सम होता है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का। ठीक है बच्चों, एक्टिव पावर आपका जो मैक्सिमम वर्क डन है या हीट में जो हीट जो जनरेट होती है, वो हमेशा एक्टिव पावर के कारण होती है। एक्टिव पावर मतलब आपको जो दिख रहा है वो एक्टिव पावर है। जो आउटपुट आपको दिख रहा है, जो आप ड्रॉ कर सक रहे हैं, वो एक्टिव पावर है। रिएक्टिव पावर क्या है? अगर आप कंसेप्चुअल आप एक समझना चाहते हैं, तो समझने के लिए बता रहे हैं, बाकी इसका डेरिवेशन होता है बच्चों, वो बता दिया जाएगा। VI cos फाई होता है आपका एक्टिव पावर, VI sin फाई होता है रिएक्टिव पावर। पर ड्यू टू सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्टिव पावर आपका जो आपको एक्टिव वर्क दिख रहा है, जैसे कि मोटर है, मोटर आपका लोड को घुमा रही है, ये एक्टिव पावर है। कैसे? P, अब एक्टिव पावर आप कैसे निकाल सकते हैं? या तो मोटर की आउटपुट रेटिंग जो होगी P इज इक्वल टू F इंटू ओमेगा, ये एक्टिव पावर हो गई। टाउ इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा, ये एक्टिव पावर हो गई। ठीक है बच्चों, ये हो गई एक्टिव पावर। अपरेंट पावर एक्टिव और रिएक्टिव का फेजर सम। और आपका रिएक्टिव पावर क्या है? रिएक्टिव पावर आपका जो आपका पावर दिख नहीं रही है, जो मोड ट्रांसमिशन में जा रही है, जैसे कि फ्लक्स जनरेट करने में जो पावर आपकी कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट, MMF जनरेट करने में जो इलेक्ट्रिक पावर यूज हो रही है,
ठीक है बच्चों, वो जितनी भी पावर होती है वो रिएक्टिव पावर होती है। जो लैगिंग आपने, जैसे कि जितना आप इंडक्टिव लोड इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा तो रिएक्टिव पावर उतनी ही कंज्यूम होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपका रिएक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर VI sin phi, एक्टिव पावर VI cos phi, VI cos phi। ठीक है बच्चों, और आपका अपरेंट पावर क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर का फेजर सम, मतलब √PR² प्लस PA², एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू अपरेंट पावर, अपरेंट पावर। ठीक है बच्चों, तो cos phi आपका जो है, cos phi को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, cos phi पावर फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो पावर फैक्टर क्या बताता है, पावर फैक्टर बताता है कि आपने अपरेंट पावर जो दी है V × I कॉन्जुगेट, ये अपरेंट पावर है, इस पावर का कितना % आपका एक्टिव पावर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है आपका अपरेंट पावर। VI कॉन्जुगेट का कितना % हम एक्टिव पावर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये है आपका पावर फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो पावर फैक्टर के आधार पर लो पावर फैक्टर, जब हमारा लो पावर फैक्टर लोड रहता है तो उसकी पावर को मेजर करने के लिए हम LPF लो पावर फैक्टर वाटमीटर इस्तेमाल करते हैं। जब हमें पता होता है कि हमारा लोड जो है वो हाई पावर फैक्टर का है, हाई पावर फैक्टर का है मतलब कि लोड हमारा एक्टिव पावर ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां हम HPF पावर वाट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, वाट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, HPF वाट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे वाट मीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो बच्चों, वाट मीटर में मैक्सिमम एक आपकी पोटेंशियल कॉइल रहती है, एक पोटेंशियल कॉइल रहती है, एक करंट कॉइल रहती है। ये है करंट कॉइल, ये है पोटेंशियल कॉइल। एक करंट कॉइल, सॉरी, ये है करंट कॉइल, ये है पोटेंशियल कॉइल। जो करंट कॉइल होती है बच्चों, करंट कॉइल का रेजिस्टेंस, जैसा कि आपको पहले बताया, वो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। पोटेंशियल कॉइल आपका हमारा वोल्टेज मेजर करने के काम आता है, करंट कॉइल करंट मेजर करने के काम आता है। तो इसमें जो वॉट मीटर रहेगा उसमें आपके 3 टर्मिनल होंगे, 3 टर्मिनल होंगे, V1 V2 और L, V1 V2 और L। ठीक है, अब V1 V2 हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, वोल्ट मीटर के साथ में या सोर्स के पैरेलल में। V1 V2 है प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल को वोल्टेज के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और एक है V1 और L आपका करंट कॉइल, करंट कॉइल हमेशा कनेक्ट करते हैं लोड के साथ, लोड के साथ सीरीज में। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका वॉट मीटर। और देखिए बच्चों, एमीटर के लिए आपको बताया गया था कैसे कनेक्ट करेंगे, एमीटर हमेशा लोड के सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट किसके लिए है, ये अरेंजमेंट बच्चों, ये इक्विपमेंट इसलिए अरेंज किए गए हैं कि ये आपका लोड का पावर फैक्टर बता सकें। क्यों, पावर फैक्टर का आपको फॉर्मूला क्या बताया था, cos phi, cos phi पावर फैक्टर है, VI cos phi इज इक्वल टू W, W यहाँ पे पावर है, एक्टिव पावर, तो V × I, ये हो गया आपका cos phi निकालने का। जहाँ W है आपका, W आपको मिल गया है पावर,
पावर जो वाट मीटर आपका मेजर करेगा ये W मेजर करेगा, वोल्ट मीटर मेजर करेगा आपका V, मीटर आपका मेजर करेगा I, VI cos फाई। ठीक है बच्चों, VI cos फाई। अब देख लेंगे टेबल भी बच्चों उसी हिसाब से बनाई गई है। वोल्ट मीटर, एमीटर, अपरेंट पावर cos फाई। जब आप वोल्ट और एमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वोल्ट एम्पियर आ जाएगा, जो कि अपरेंट पावर है। आपका एक्टिव पावर आ जाएगा अपरेंट पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर डिवाइडेड बाय एक्टिव पावर इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइड बाय अपरेंट पावर इक्वल टू पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर हमेशा 1 या 1 से कम होगा, क्योंकि अपरेंट पावर हमेशा ज्यादा होगी एक्टिव पावर, क्योंकि एक कंपोनेंट है आपका अपरेंट पावर का। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका कनेक्शन ऑफ वॉट मीटर इन अ सर्किट। ठीक है, टाइप ऑफ वॉट मीटर बता दिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनर्जी मीटर के बारे में। एनर्जी मीटर आपका कहाँ कनेक्ट होगा? एनर्जी मीटर आपका हर हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रियल यूज में, हर जगह एनर्जी मीटर कनेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।